हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स। इट मीन्स कि जो 1956 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 था जो, वो इनमें से किन इवेंट से इंस्पायर्ड था, मतलब किन इवेंट्स की वजह से वो डिसीजन लिया गया था। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि 1951 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, क्योंकि 51 से 56 के बीच में हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान जो था वो फिनिश होना था। एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज़ नॉट अ करेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, बिकॉज उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी ना तो ग्रो कर रही थी ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब भी हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारा मेन फोकस था उस टाइम पे फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी वॉर से जो भी डैमेज हुआ था हमारी इकोनॉमी को उसको ठीक करना, तो वहाँ पर मेन फोकस उस टाइम पे वो था। Availability of sufficient funds for investment in a public sector is also one of the reason of industrial policy resolution 1956. So the answer will be answer number first, ki first, second and fourth conditions are the reasons of industrial policy 1956. The second question is indicate the most popular route of privatization adopted by the government of India in recent decades. जनरली 1991 के बाद से जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब से ही प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली कौन से रूट को अडॉप्ट किया था। देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जैसे फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन में कि जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ थे कंपनीज़ के, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी, वो अपने आप से ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हैं, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके लिए कोई पहले से कुछ प्लानिंग नहीं करी गई, कुछ नहीं किया गया। क्रॉस होल्डिंग्स का मतलब होता है कि एक लिस्टेड कंपनी दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रही है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ बाय आउट, मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट का मतलब है, जैसे नेम से क्लियर है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय, मतलब मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी है उनको ही कंपनी के शेयर, मतलब जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी या जो गवर्नमेंट कंपनीज हम बोल सकते हैं, उनके शेयर्स को कंपनी के ही मैनेजर्स को, कंपनी की मैनेजमेंट को या फिर कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ को लोवेस्ट प्राइस पे और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको सेल कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब है गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर्स टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड द मैनेजमेंट पासिस ओवर टू द बायर। कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ बना के प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो किसको सेल किए जाते हैं, प्राइवेट पार्टनर्स को सेल किए जाते हैं, और जो भी कंपनी की जो भी मैनेजमेंट होगी वो किसको हैंड ओवर कर दी जाएगी, न्यू बायर को। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 4 कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्ट्रेटेजिक सेल को अडॉप्ट किया था। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एजर्शन एंड रीजनिंग। आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले उनको एज अ सेपरेट स्टेटमेंट लेके समझो कि स्टेटमेंट 1 एजर्शन की करेक्ट है या नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है, देन उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करो। The first one assertion is liberalization means corporatization of departmental undertakings and public undertakings. कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब होता है, कॉर्पोरेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ कॉर्पोरेशंस। तो क्या लिबरलाइजेशंस के अंदर हमने जितनी भी हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं या जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, क्या उनको कंपनीज़ के अंदर कन्वर्ट किया था, उनको प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेटाइजेशन के अंदर कन्वर्ट किया था, या उनको हम बोल सकते हैं कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, या फिर हमने उनको पब्लिक कंपनीज में कन्वर्ट किया था। कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी जो कैपिटल है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इट मीन शेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। क्या इसके अंदर लिबरलाइजेशन का मतलब था कि लिबरेट मतलब उनको छूट दे देना,
तो क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इतनी फ्रीडम दी गई थी कि अब वो कैपिटल मार्केट को एसेस कर सकती हैं, मतलब कि क्या वो कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने शेयर्स को परचेज और सेल कर सकती हैं? देखो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये दोनों ही डिसीजन लिए गए थे एंड कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ही ये था कि कंपनीज को कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करना। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 1, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Our next question is related to a match the column. List 1, fiscal policy, technology policy, macroeconomic policy and monetary policy. And list 2, mitigation of natural hazards, balance of payment, fiscal federalism and inflation. तो fiscal policy के अंदर आ जाएगा हमारा फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब है कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन अ यूनिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कैसा रिलेशन है, कितने परसेंट वो रिवेन्यूज़ वगैरह आपस में डिवाइड करेंगे, किस परसेंटेज में वो डिवाइड करेंगे। हम बोल सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि उनका रिवेन्यू डिवीज़न वगैरह कैसे होगा। तो फिजिकल पॉलिसी में आ जाएगा फिजिकल फेडरलिज्म। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी पॉलिसी। टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंदर हमारा आएगा मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स, कि जो भी हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह हैं उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर मतलब कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं ह्यूमन रिस्क को। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस यही होता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, और मनी की सप्लाई ही इनडायरेक्टली क्या करती है, हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2, कि फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल फेडरलिज्म, टेक्नोलॉजी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स, macroeconomic policy, balance of payment and monetary policy, inflation. The next question is, which of the following factor is not directly responsible for slowing down the growth of infrastructure? कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जिस पेस से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं है, उस पेस से नहीं है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, यस पॉलिटिकल रिस्क इज़ वन ऑफ द रीज़न। हाई लेवल ऑफ संक कोस्ट मतलब अगर मतलब जो भी अगर डूब जाता है आपका वो प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको लॉस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, कि टाइम भी कई बार जो हमारा प्री डिसाइडेड टाइम होता है या फिर जो कॉस्ट होती है प्री डिसाइडेड उससे हम ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इज नॉट द रीजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 4. The next question is related to GDP. Out of the following which is not a major component of GDP? Generally there are 4 major components of GDP: personal or private consumption expenditure, investment expenditure, net exports and government purchase of goods and services. So personal consumption expenditure is a component of GDP. Gross private domestic investment is also a part of a GDP. Net export is also a part of a GDP, but net personal income is not a component of a GDP. So the answer will be answer number 3rd. The next question is related to Consumer Protection Act. Which one of the following is not a forum of consumer dispute redressal system? हमने लास्ट वीडियो में किया था कि there are 3 redressal agencies of a Consumer Protection Act 1986. The first one is District Forum, second is State Forum, and the third one is National Commission. So the local forum is not a consumer dispute redressal agency या फिर is not a forum of consumer dispute redressal system. The next question is related to the fiscal policy of India, कि which of the following is not the main objective of fiscal policy of India? To increase the liquidity in the economy. To increase the liquidity in the economy is the objective of monetary policy of India, which control the supply of money in the economy. To promote price stability, yes, it is a objective of fiscal policy. To minimize the inequality in income and wealth, correct है. To promote employment opportunities it is also one of the objective of fiscal policy of India. So the answer will be answer number 1st, to increase the liquidity in the economy. The next question is related to liberalization. Liberalization
is a process of liberating the economy or removing the licensing, removing the restrictions from the industries. कि लिबरेटिंग का मतलब था लिबरलाइजेशन, जैसे नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रीज़ को छूट दे देना काम करने की, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, उन सबको रिमूव कर देना. तो रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 to 8, इट इज़ इनकरेक्ट. लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ करेक्ट. Opening up economy to the world by attaining international competitiveness, it is also incorrect because it is a part of a globalization. Free determination of interest rate, it is not a part of liberalization. So the answer will be answer number 2, liberating the industry from unwanted restrictions. The next question is related to assertion and reasoning. Industrialization of economy is considered synonyms with a ग्रोथ. इट इज़ अ करेक्ट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ को हम साइड बाय साइड हम लेके चल सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो साथ में हमारी ग्रोथ भी इकोनॉमी की होगी. इट इज़ अ करेक्ट. अब रीज़न पढ़ते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल मे बी कैपिटल और लेबर और बोथ. कि जो भी हमारे ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़, वो कैपिटल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लेबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो दोनों भी हो सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. बट क्या ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिनोनिम है ग्रोथ का? क्या उसका रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये उसका रीज़न नहीं हो सकता. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सेकेंड, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कि रीजनिंग जो है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.